ओके, आज स्टार्ट करेंगे ऐसे 240, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सी एफ फाइनल के पेपर के लिए। इस ऐसे का नाम क्या है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर की जिम्मेदारी किसके कंटेक्स्ट में? फ्रॉड के कंटेक्स्ट में, जब वो ऑडिट कर रहा है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके, ये पढ़ेंगे आज। एक मिनट। ओके, तो ये पढ़ने वाले हैं आज। इसके लिए सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है ऑब्वियसली। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर फ्रॉड होता है तो हाई चांसेस किसके हैं कि कौन फ्रॉड कर सकता है? मैनेजमेंट जो बनाती हुई है। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अगर फ्रॉड है तो वो किसके थ्रू क्रिएट किया हो सकता है? मैनेजमेंट के थ्रू। अब मैनेजमेंट के अंदर दो तरह के लोग आते हैं, एक एम्प्लॉयज, दूसरा स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो एम्प्लॉय होते हैं, की एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, ये एम्प्लॉयज क्यों लिखे? क्योंकि हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाते हैं ये वो वाले एम्प्लॉयज हो, बट जो डिसीजन मेकिंग एम्प्लॉयज हैं वो ये है। तो फ्रॉड इनके थ्रू भी एग्जीक्यूट हो सकता है और इनके थ्रू भी एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। ज्यादा डेंजरस फ्रॉड इनमें से कौन कर सकता है? कौन उतना कैपेबल है कि जो इस तरह का फ्रॉड कर सके जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेसेबल ना हो सके? ट्रेसेबल ना हो सके का मतलब क्या है कि मैं स्टेटमेंट क्रिएट कर रखी है, ठीक है, कोई ना कोई इंटेंशनल एरर कर रखा है, बट उस एरर का सपोर्टिंग भी तैयार कर रखा है सो दैट ऑडिटर को जस्टिफाई करवा सके वो। इस तरह का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की यूजुअली कैपेबिलिटी इन एम्प्लॉयज की होती है। ठीक है, तो जो फ्रॉड क्रिएट करा होता है इंटेंशनली, ठीक है, उस तरह के फ्रॉड को ऑडिटर आमतौर पर ट्रेस कर सकता होगा या नहीं कर पाता होगा बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। ठीक है, उसको विद इन रीजनेबल टाइम ऑडिट अपना कंप्लीट करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, तो वो उतना डीपली चेक नहीं कर सकता ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन। दैट्स वाई इस तरह के जो फ्रॉड क्रिएट करे होते हैं वो अनट्रेसेबल रह जाते हैं। बट इस तरह के जो फ्रॉड क्रिएट करे होते हैं जो एम्प्लॉयज के थ्रू, जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके थ्रू अगर फ्रॉड इंटेंशनली करा हुआ है या फिर अनइंटेंशनल एरर क्रिएट करा हुआ है तो वो ट्रेस हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाता है। बट ये जो एम्प्लॉयज हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो बैठे हुए हैं, इनके द्वारा क्रिएट किया हुआ फ्रॉड वो कई बार चेक नहीं हो पाता या पकड़ में नहीं आ पाता। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। बट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ फ्रॉड को लेके, वो इस ऐसे में बताया हुआ है। इस ऐसे में ही ये वाली बात भी कर रखी है कि इस तरह के जो फ्रॉड क्रिएट करे होते हैं इस तरह के एम्प्लॉयज में, वो यूजुअली अनट्रेसेबल रह सकते हैं। बट इस तरह के फ्रॉड जो क्रिएट किए होते हैं वो यूजुअली पकड़ में आ जाते हैं, ट्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या यही है कि फ्रॉड ढूंढता रहे, वो कैसी में लगा रहेगा वो? नहीं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ने बता रखी है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफाई करना एंड असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। ठीक है, तो एरियाज फाइंड आउट करना, असेस करना, चेक करना कि किस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, किसकी वजह से? फ्रॉड की वजह से। ठीक है, वो उसको करना है। साथ में ऑब्टेन करने क्या?
सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। साथ में ऑब्टेन करें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू फ्रॉड, इन रिलेशन टू फ्रॉड, ठीक है। ऑब्वियसली फ्रॉड के रिलेशन में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा तभी तो वो अपने ऑडिट को जस्टिफाई कर पाएगा। अगर सब्सिक्वेंटली आफ्टर ऑडिट उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कोई, तो वो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, इन एविडेंस के ऊपर ही अपने ऑडिट को जस्टिफाई करवा पाएगा और अपने आप को बचा पाएगा, तो वो ये ऑब्टेन करेगा। देन वो रिस्पॉन्ड करेगा किसको, अगर वो असेस करता है कोई रिस्क उसको रिस्पॉन्ड करेगा। उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ये 3 ऑडिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। अब जो हम फ्रॉड कह रहे हैं वो फ्रॉड होता क्या है? फ्रॉड की जगह हम लिखते हैं पहले मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट मतलब गलत तरह से बनाई हुई स्टेटमेंट, ठीक है। तो मिसस्टेटमेंट 2 वजह से आ सकती है, पहला एरर, दूसरा ड्यू टू फ्रॉड। एरर की वजह से वो तब आएगी जब अनइंटेंशनल गलती करी है, मतलब जानबूझ के नहीं करी, हो गई बाय मिस्टेक, अनइंटेंशनल। फ्रॉड की वजह से मिसस्टेटमेंट तब क्रिएट होती है जब इंटेंशनली जानबूझकर गलती करी होती है, ठीक है। क्यों करी होती है? टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। जैसे किसी एंटिटी को अपनी अर्निंग, प्रॉफिट मेंटेन करते हुए दिखाने, बट एक्चुअल में बिजनेस में प्रॉफिट फॉल कर रहा है, बट फिर भी उसको अपने शेयर होल्डर को दिखाने के नहीं कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी में प्रॉफिट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, ग्रोथ है कंपनी में, इस तरह की पिक्चर दिखानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वो ऑब्वियसली अपनी इनकम को एस्केलेट करके दिखाएंगे या फिर अपने एक्सपेंसेस को डिक्रीज करके दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एडवांटेज गेन करना चाहती हो। बट एरर किस तरह के होते हैं? जो कि बाय मिस्टेक हो जाते हैं। तो विच इज मोर डेंजरस, एरर और फ्रॉड? फ्रॉड ऑब्वियसली सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मिसस्टेटमेंट कौन से होते हैं? जो एरर और फ्रॉड अकर होते हैं इधर अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, ठीक है, विद एन objective to obtain unjust or illegal advantages, okay. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? अगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, प्राइमरली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए? फ्रॉड को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। और जब मैं मैनेजमेंट बोलता हूँ तो साथ में एक और शब्द ऑब्वियसली आता है, इतना तो पता होगा सबको, मैनेजमेंट और TCWG। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की, मैनेजमेंट और TCWG की, ठीक है। बट ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्हाइल ही इज ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, ठीक है, उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर ली है कि किसी एरिया में मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड नहीं है, तो उसको आप सब्सिक्वेंटली एलिगेट नहीं कर पाओगे क्योंकि ही हैज सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर दैट एरिया, ठीक है। अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, इसका मतलब मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं कोशिश करती होगी कि वो टाइमली क्या डिटेक्ट कर ले,
फ्रॉड और एरर। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड और एरर डिटेक्ट करे हुए हैं तो जब ऑडिटर आ रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट बनने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद, तो जब तुम लोगों को पता है कि कोई फ्रॉड और एरर है तो उस फ्रॉड और एरर को बताओ ना ऑडिटर को। ऑडिटर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर जो लेता है उसमें मैनेजमेंट ऑडिटर को लिख के देता है ना कि भाई हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने ये चीजें चेक करी है, हम इस चीज को लेके अवेयर है, तो वहां पर ये मैनेजमेंट बताएगी ऑडिटर को कि इस तरह के फ्रॉड ये एरर हुए थे, या फिर हमने ये प्रोसीजर अप्लाई किए थे टू चेक फ्रॉड और एरर। ठीक है, या फिर देयर इज some allegation against us in respect of fraud or error। ठीक है, प्रोसीजर बताएंगे, चेक करा है फ्रॉड और एरर। ठीक है, प्रोसीजर अप्लाई टू चेक फ्रॉड और एरर और एलिगेशन। ठीक है, या फिर नोन फ्रॉड और एरर, ये भी बताएंगे ऑडिटर को। ऑडिटर को यहां से पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट ने किस तरह के प्रोसीजर अप्लाई किए थे फ्रॉड और एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और क्या उनकी नॉलेज में कोई फ्रॉड और एरर है तो किस एरिया का है, ये भी पता लग जाएगा। एलिगेशन है अगर, तो ऑडिटर को डाउट हो जाएगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा के डाउट हो जाएगा कि हाँ भाई इनके ऊपर एलिगेशन है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, तो मेरे को डिटेल में थोड़ा जिस एरिया को लेके, जिस मैटर को लेके एलिगेट कराया है इनको, मुझे उस एरिया में थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मैनेजमेंट ऑडिटर को बताएगी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, यही ऑब्जेक्टिव है इस एसए का भी। ठीक है, कि ऑडिटर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, नाम भी वही है, ध्यान से देखो, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये, तो इस एसए का ऑब्जेक्टिव भी क्या है, ये। ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर सेम इन दिस एसए। ओके, then definition, then there is definition, 1 minute। okay, then there is the definition of fraud, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी दोबारा कर लेते हैं। फ्रॉड क्या होता है, इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट to obtain unjust or legal advantage। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। चलो पूरा लिख देता हूँ। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, वो कारण होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय या मैनेजमेंट फ्रॉड करते हैं, एम्प्लॉय या मैनेजमेंट फ्रॉड करते हैं। ठीक है, कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखो, कोई भी व्यक्ति चोरी क्यों करता है, इस तरह से सोचो, कोई भी व्यक्ति चोरी क्यों करता है, या तो उसकी मजबूरी है, ठीक है, या उसकी हैबिट है, एटीट्यूड ही वैसा है, आदत है, ठीक है, या फिर प्रेशर है उसके ऊपर, मतलब उसकी पर्सनल लाइफ इस तरह की चल रही है कि उसको फाइनेंस की जरूरत है और उसके पास फाइनेंस अरेंज नहीं हो पा रहा। ठीक है, और उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है चोरी करने की तो वो चोरी कर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण बताए जिसकी वजह से यूजुअली फ्रॉड होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर के कुछ कारण है, वही कारण है जो हमने अभी डिस्कस करे, मतलब जनरल कारण है, उसमें कोई स्पेशल अलग से नहीं है। तो वैसे ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, जैसे पहला, अगर एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो क्या करेगा, फ्रॉड करेगा। अगर एम्प्लॉय का एटीट्यूड ही वैसा है, आदत है उसको, हैबिट है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एटीट्यूड वैसा है, या फिर फाइनेंशियल प्रेशर है,
तो वो क्या करेगा, फ्रॉड करेगा। या फिर बेटर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए भी वो फ्रॉड कर सकता है। ये स्ट्रेटेजिक लेवल के एम्प्लॉयज के लिए है, जो की एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर वगैरह। ओके, बेटर ग्रोथ दिखाने के लिए भी वो कर सकता है। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी कर सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। टैक्स अवॉइड करने के लिए भी वो कर सकता है, इनकम को कम दिखाना जिससे टैक्स कम देना पड़े। तो इस तरह का कुछ रीजन हो सकते हैं। मैंने बुक में नहीं देखा है, जनरल रीजन जो मुझे लगते हैं मैंने वही बताए हैं, और इसमें मोस्ट ऑफ रीजन पे आप लोग भी एग्री होंगे। ठीक है, तो इस तरह के रीजन हो सकते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं किस चीज को एग्जीक्यूट करने के, फ्रॉड को एग्जीक्यूट करने के। ठीक है, ओके। अब जब ऑडिटर आएगा, ऑडिटर आया, अपनी टीम को लेके आया, एंगेजमेंट टीम के बारे में ऐसे 220 में हम पढ़ चुके हैं। एंगेजमेंट टीम को लेके आया बिजनेस में ऑडिट करने। अब हो सकता है इस बिजनेस का ऑडिट ऑडिटर ने और उसकी टीम ने पहले कर रखा हो सकता है, रिकरिंग ऑडिटर। अब इसमें ऑडिटर का पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा होगा इस बिजनेस के साथ में। इस बिजनेस के साथ में ऑडिटर का पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि यहाँ के एम्प्लॉयज कैसे हैं, यहाँ का सुपरविजन कैसा है, यहाँ का जो सीनियर अकाउंटेंट है, हेड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो कैसा है, कितना अच्छा सुपरविजन रखता है, यहाँ के एम्प्लॉय कितने अच्छे से काम करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा रहता है, वो गलत एंट्रियां कैसे पास करते हैं, यूजुअली किस एरिया में ज्यादा फ्रॉड रहता है, या कौन से एरिया में ज्यादातर मेरे को गलती मिलती है, वो सारा एक्सपीरियंस होगा इसको। बट ये जब यहाँ पे ऑडिट करने आएगा तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अगर ये मानता है कि इस एंटिटी में सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पे सब ईमानदार है, पूरा काम परफेक्टली होता है, कोई भी मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस नहीं है, तो चलो भाई क्या दिक्कत है, वहां पे तो सब कुछ बढ़िया ही होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली बनती है, हमें जो बस जाके फॉर्मेलिटी के लिए पेपर चेक करना है, इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखना है। इसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, और डाउट रखना है कि हाँ भाई मिसस्टेटमेंट हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, और अपनी एंगेजमेंट टीम को भी बताना है कि बी अवेयर ऑफ फ्रॉड। ठीक है, देयर इज चांसेस दैट देयर कुड बी फ्रॉड। एंगेजमेंट टीम और ऑडिटर दोनों अवेयर रहेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखेंगे, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को विच शोज दैट एंटिटी हैज अ ऑनेस्टी इन इट्स वर्क, वो मेंटेन नहीं करना है। उस अपने पास्ट एक्सपीरियंस को साइड में रखो और प्रेजेंट में इसके ऊपर डाउट रख के चलना है हमें। जहां पर भी हमें सस्पिशियस चीजें मिलती हैं, फिशी चीजें मिलती हैं, वहां पर हमें डिगिंग करनी है। ठीक है, इस तरह का एटीट्यूड रखना है अपना। तो ऑडिटर को पास्ट एक्सपीरियंस पे भरोसा नहीं करना है, और अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ में डिस्कस करना है अबाउट द एरियाज which are more susceptible, which are more doubtful। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लिखा था कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो 3 पॉइंट लिखे थे मैंने उसमें। क्या क्या था? पहला, आइडेंटिफाई और असेस करो। क्या आइडेंटिफाई असेस करेंगे कि फ्रॉड है या नहीं है,
ठीक है, मिस स्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड और नहीं। उसके बाद ऑब्टेन करो क्या, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, उसके बाद वो जो आपने आइडेंटिफाई और असेस किया उसको रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करो। वही 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ मैं, आइडेंटिफाई एंड असेस, ऐसे 315 में आता है वो। ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। फिर रिस्पॉन्ड करो एप्रोप्रिएटली, किसको, असेस द स्कोप, ऐसे 330। ठीक है, ऐसी रेफरेंस के लिए लिख दी। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे करेगा ऑडिटर, कैसे आइडेंटिफाई करेगा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते ही वो पहचान जाएगा हाँ भाई इस एरिया में फ्रॉड है, ऐसा कुछ होगा। ऐसी कुछ उसके पास एक्सरे वाली आंखें होंगी जो सीधा अमाउंट देख के उसको पकड़ लेंगे कि हाँ भाई ये एरिया है फ्रॉड वाला, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, किसको, एंटिटी को। इंक्वायरी करनी पड़ती होगी, पूछेगा लोगों से कि कैसे काम एग्जीक्यूट करते हो, कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, तो तुम लोग क्या करते हो, तुम किसी से अप्रूवल लेते हो, ऑथराइज करवाते हो एंट्रीज को, डॉक्यूमेंट्स देखते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, इस तरह की चीजें। ऑब्जर्व करेगा काम को। ठीक है, इंस्पेक्शन करेगा, टेस्ट ऑडिट करेगा। इंस्पेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, अरे भाई जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है उसमें से डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई करेगा, डॉक्स वेरीफाई करेगा, इजी है। जब उसके पास रिजल्ट आ जाएंगे तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगाएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा ना, एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर जो लगाएगा उसकी वजह से भी उसको स्टेटमेंट फ्रॉड पता लग सकते हैं, जैसे जीपी, एनपी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन सब से वो कंपेयर कर पाएगा अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस को, अनयूजुअल अमाउंट्स को। ओके, इसके थ्रू वो आइडेंटिफाई और असेस कर लेगा। देन वो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इतने क्वालिटेटिव और क्वांटिटी के ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन करेगा जिससे वो एक रीजनेबल उस पे ओपिनियन पर पहुंच पाए इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड। देन वो रिस्पॉन्ड करेगा किसको, आइडेंटिफाई और असेस रिस्क को। ठीक है, रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता है, फर्दर प्रोसीजर लगाकर, ठीक है। अल्टरनेटिव प्रोसीजर, अगर उसका प्रोसीजर नहीं लग रहा जो उसने सोचा था, सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही, तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा के वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, इस तरह से वो फ्रॉड को आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा और ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ओके, वन मोर थिंग, ये जो रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड से पहले एक चीज समझो कि फ्रॉड 2 लेवल पे हो सकते हैं। फ्रॉड 2 लेवल पे हो सकते हैं, एक असर्शन लेवल पे और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। असर्शन लेवल का मतलब क्या होता है, असर्शन लेवल का मतलब होता है कि जब आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो, अकाउंट बनाते हो, उसको क्लासिफाई करते हो, प्रेजेंट करते हो, डिस्क्लोज करते हो, तो वहां पर आपने गलती कर दी। ठीक है, वहां पर आपने गलती कर दी। पर ये होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे।
कि जहाँ पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, हो सकता है एज पर शेड्यूल 3 बनानी थी, इसमें शेड्यूल 3 फॉलो नहीं हुआ, शेड्यूल 2 फॉलो नहीं हुआ डेप्रिसिएशन का। इस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन रिलेटेड गलती हो सकती है। तो दो तरह से गलती हो सकती है, दो तरह के लेवल पर गलती हो सकती है। तो ऑडिटर जब रिस्पॉन्ड करेगा तो ऑडिटर को भी दो लेवल पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता होगा, असर्शन लेवल पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। अब समझ में आ रहा होगा क्यों रिस्पॉन्ड करना पड़ता है दो अलग अलग लेवल पे, क्योंकि फ्रॉड भी दो लेवल पे हो सकता है, असर्शन लेवल पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। असर्शन लेवल पे बुक कीपिंग वाली गलती है, ठीक है, और बुक कीपिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल होने तक की जो गलती है वो यहाँ पे कवर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में जो गलती होती है वो यहाँ पे कवर है, ठीक है। इस बात को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी से रिलेटेड ये है, जब वो फ्रॉड में दो जगह गलती होती है, दो लेवल पर गलती होती है, तो रिस्पॉन्ड भी उस फ्रॉड को दो लेवल पे ही होगा ऑब्वियसली। ओके 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 ठीक है। रिस्पॉन्ड में कुछ बातें और है एडिशनल, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जब ये रिस्पॉन्ड करेगा असेज रिस्क को जब ये रिस्पॉन्ड करेगा, तो रिस्पॉन्ड जब कर रहा होगा तो इसको उस एरिया जहां पर फ्रॉड आइडेंटिफाई असेस हुआ है उस एरिया पे काम करना पड़ रहा होगा, काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो काम करने के लिए अपना एक आर्टिकल, अपना एक पर्सोनल असाइन करना पड़ेगा। इस बात को समझ रहे होंगे, करना पड़ रहा होगा ना। असाइन करेगा क्या, एक आर्टिकल को, ठीक है, या फिर पेड असिस्टेंट को। अब जिस तरह का फ्रॉड है, सपोज फ्रॉड है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सीए इंटर के स्टूडेंट को, जो सीए इंटर में आर्टिकलशिप कर रहा है, उसको असाइन कर देगा ये वाला ओडीआई वाली प्रॉब्लम का एरिया, तो वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पूरा लिख देता हूँ, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली जो नहीं हो सकता कर पाए, आफ्टर रीडिंग आरबीआई रेगुलेशन एंड फॉरेक्स की रेगुलेशन, हो सकता है उसको कर पाए, ठीक है। बट यूजुअली सीए जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो कंसिडर करेगा सीए फाइनल या सीए को, क्योंकि उसको नॉलेज होगी पहले से, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो असाइन करेगा पर्सनल एज पर देयर कैपेबिलिटी, ठीक है, ताकि वो उस फ्रॉड वाले एरिया को अच्छे से इवेल्युएट कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए और उसकी गलतियों को, रीजन ऑफ फ्रॉड निकाल पाए, ठीक है। दूसरा जो है वो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा। ऑडिट प्रोसीजर, पर ये ऑडिट प्रोसीजर तो फ्रॉड के पता लगने के बाद कर रहे हैं ना हम। तो पहले जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई थी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम बनाया था, उसमें तो ये चीज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तब तो हमें फ्रॉड के बारे में हम अवेयर थे या नहीं थे? नहीं थे, बट सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाई किया, असेस किया। तो ये जो ऑडिट प्रोसीजर है ये दोबारा पता लगने के बाद हमें लगाने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर नहीं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कहा जाएगा। अप्लाई करेगा, ओके, ये भी हो गया। इसके बाद ओके, ऑडिटर इवेल्युएट करेगा
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी एंड अप्लाई करेगा प्रोसीजर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ओके, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो फ्रॉड होने के चांसेस कम है, बट अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर स्ट्रांग है सॉरी वीक है तो फ्रॉड के चांसेस होने के हाई चांसेस है। ओके, नेक्स्ट जो कि स्पेशली ऑडिटर को कंसिडर करनी है, फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये ऑडिटर को स्पेसिफिकली कंसीडर करना ही करना है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में फ्रॉड है या नहीं है, क्योंकि इसी को लेके इस ऐसे ने एक और रिक्वायरमेंट डाली हुई है, रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर को बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, अगर वो ये मानता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कोई भी फ्रॉड नहीं है तो ऑडिटर को ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि वो ऐसे प्रिजम्पशन क्यों ले रहा है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ सच प्रिजम्पशंस। तो ऑडिटर को फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो टाइप ऑफ रेवेन्यू, किस किस तरह की रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे करते हो, सही तरह से कर रहे हो नहीं कर रहे, एज पर एस कर रहे हो नहीं कर रहे, ये सब चीजें पता करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। इसके बाद पांचवा पॉइंट ये हो सकता है कि मैनेजमेंट कैसे सुपरवाइज करती है, कैसे मेंटेन करती है आईसीएस को, कैसे डिटेक्ट करती है फ्रॉड को, कैसे रिस्पॉन्ड करती है फ्रॉड को, ये सब चीजें डिस्कस करी जाएंगी मैनेजमेंट के साथ में। ओके, तो ये पूरा है रिस्पॉन्स का आंसर, रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। 5 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना वहां पे एग्जाम में, यहाँ पर कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ओके, आगे कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि कैसे आप इवेल्युएट करोगे, आइडेंटिफाई एंड असेस हो गया, उसके बाद आप इवेल्युएट भी तो करोगे इसको, ऑडिट एविडेंस को जो ऑब्टेन कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड, उसको इवेल्युएट कैसे करोगे। इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, मैनेजमेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं एज सपोर्टिंग, उनको आप चेक करोगे उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से, वो इन ट्यून है या नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए। अगर रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, डिफरेंस है तो इंक्वायर करोगे, इंक्वायर के बाद या तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे या फिर डाउट हो जाएगा आपको। अगर डाउट हो जाता है तो मैनेजमेंट की ऊपर भी डाउट क्रिएट हो जाएगा, तो मैनेजमेंट जो है वो भी सही तरह से काम नहीं कर रही है। इसकी वजह से अदर जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दी है मैनेजमेंट ने अदर एरियाज के ऊपर बताया हमें, उस इंफॉर्मेशन को भी हम डाउटफुली देखेंगे। ओके, 4 पॉइंट।
अगर कोई मिसस्टेटमेंट हमें मिलती है, वो मिसस्टेटमेंट इंडिकेट करती है कि हाँ देयर इज फ्रॉड, देन वी विल इवेल्युएट इट। ओके, इवेल्युएट करेंगे क्योंकि क्या वो स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से है या नहीं है। ठीक है, अब अगर ऑडिटर नहीं कर पा रहा, ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहा किसके रिस्पेक्ट में, फ्रॉड के रिस्पेक्ट में, तो वो ये इवेल्युएट करेगा कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इम्प्लीकेशन क्या है इसकी, किसके ऊपर, ऑडिट के ऊपर। ऑडिट के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, ये ऑडिटर इवेल्युएट करेगा, अल्टीमेटली उसे ओपिनियन देनी है। ओके, ओके, अब अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिलते हैं, तो ऑडिटर को सपोज फ्रॉड मिलते हैं, ऑडिटर उन फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर लेता है, इवेल्युएट कर लेता है, सब कर लेता है, अब उनको रिपोर्ट करने जा रहा होता है, बट मैनेजमेंट उसे अलाउ नहीं करती। मैनेजमेंट बोल रही है कि नहीं हम ये नहीं करने देंगे, तो मैनेजमेंट से डिस्कस कर रहा है, समझा रहा मैनेजमेंट को इट्स माय ड्यूटी, मैनेजमेंट कह रही है कि नहीं हम चेंज कर देंगे ऑर्डर, ठीक है, हम तुम कंटिन्यू नहीं करने देंगे। मैनेजमेंट फिर उसके ऊपर लोसा इम्पोज कर रही है कि हम तुम्हें काम ही नहीं करने देंगे। ऑडिटर फ्रॉड को लेके ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना चाह रहा है, बट मैनेजमेंट करने ही दे रही, तो फिर मैनेजमेंट उसको बिल्डिंग में नहीं घुसने दे रही। अब कैसे वो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा, तो इसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है एंगेजमेंट, अनेबल है टू कंटिन्यू ऑडिट एंगेजमेंट। अब वो क्या करे, ऑब्वियसली वो अपनी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा। क्या उसकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लॉ और रेगुलेशन कोई इसके ऊपर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं? क्या लॉ और रेगुलेशन उसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं? ठीक है, जब वो विड्रॉ कर लेगा एंगेजमेंट, ठीक है, विड्रॉ कर लेगा एंगेजमेंट, तो साथ में उसे रीजन भी बताने पड़ेंगे कि भाई क्यों विड्रॉ कर रहे हो, ऐसे क्या हो गया जो विड्रॉ कर रहे हो। और अब तो कंपनीज एक्ट में एक और रिक्वायरमेंट आ गई है कि ऑडिटर अगर विड्रॉ करता है अपने एंगेजमेंट से फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर में, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रिपोर्टिंग की, उसकी भी कंडीशन आ गई है। तो अब ऑडिटर जब विड्रॉ कर लेगा तो उसको रीजन बताने पड़ेंगे, किसको, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, या तो उसको या फिर जिसने उसे अपॉइंट किया था उसको। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी उसके ऊपर। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करेगा वो अपनी कि क्या लॉ रेगुलेशन कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करिए उसके ऊपर। अगर वो कंटिन्यू नहीं करता, विड्रॉ करता है एंगेजमेंट से, तो उसे किसी को रिपोर्ट करना है, ठीक है, करना है तो करेगा ऑब्वियसली, तो बट वो रीजन भी बताएगा कि वो क्यों कर रहा है विड्रॉ, ठीक है। उस पर्सन को भी बताना पड़ सकता है उसे जिसने उसे अपॉइंट किया है, ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है, ये वो चेक करेगा बिफोर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। ओके, एक और पॉइंट, ऐसे 240 तो जब आप एग्जाम में लिखोगे
ऐसे 240 को जब आप एग्जाम में लिखोगे तो साथ में इसका रेफरेंस देके आओगे, क्लॉज 10 ऑफ पार्ट 1, आई थिंक पार्ट 1 शायद अगर ढंग से याद ना हो तो इसीलिए, ऑफ कारो 2016, क्लॉज 10 ऑफ कारो 2016 ऑल्सो टॉक्स अबाउट फ्रॉड। तो जब फ्रॉड वाले ऐसे का आंसर लिख रहे हो तो साथ में इस रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी लिख के आना है टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, क्लॉज 10 ऑफ कारो 2016 टॉक्स अबाउट फ्रॉड। अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो वहां पे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लॉज 10 में बताया हुआ है। साथ में एक और जगह पे बताया हुआ है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में भी फ्रॉड को लेके रिपोर्टिंग बताई हुई है। क्या रिपोर्टिंग है कि अगर फ्रॉड होता है 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। अगर इससे कम होता है, अगर इससे कम होता है, ये अगर होता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। बट अगर फ्रॉड होता है 1 करोड़ से कम तो आपको ऑडिट कमेटी को बताना है। ठीक है, ऑडिट कमेटी को एक क्वेश्चनियर बना के भेजना है, वो उस पर आंसर करेंगे। ठीक है, और उसको अपने पास रखना है और रिपोर्ट करना है अकॉर्डिंगली। ठीक, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है। तो ये 3 रेफरेंस देने हैं ऐसे 240 के, क्लॉज 10 के, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ऑडिटर को जब फ्रॉड मिलेगा, ऑडिटर को जब फ्रॉड मिलेगा तो वो फ्रॉड के बारे में वो टाइमली किसको कम्युनिकेट करेगा? कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को। अगर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है तो वो टीसीडब्ल्यूजी को करेगा या अदर हायर अथॉरिटी को करेगा, जैसे ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी उसको रिपोर्ट करेगा। तो यहां पर भी इंटरलिंकिंग हो जाती है इसके ऐसे 260 से। ठीक है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती है जिसकी वजह से मिसस्टेटमेंट क्रिएट हुई है तो वो इंटरलिंकिंग बन जाएगी इसकी ऐसे 265 से। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे हमारा ऐसे 240 कंप्लीट होता है। बहुत इजी ऐसे है, तो डिटेल में डिस्कस किया हमने, इस वजह से टाइम लगा है, अदरवाइज तो बहुत जल्दी हो जाता। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, टिल द टाइम कीप स्टडिंग एंड एंजॉय। और नेक्स्ट टाइम में हम ऐसे 250 डिस्कस करेंगे, देन 260 265। ओके, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।